तो शुरू करते हैं भैया प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। देखो इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है मैं वो बताऊंगा। सबसे पहले जेनेटिक्स जो होती है ना, जेनेटिक्स के अंदर दो पार्ट होते हैं, इनहेरिटेंस और वेरिएशन। और इनहेरिटेंस जो होता है ये इनहेरिटेंस जो होता है बेसिस ऑफ हेरिडिटी होता है। ये सीधा क्वेश्चन आता है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जेनेटिक्स, उसके अंदर इनहेरिटेंस और वेरिएशन और बेसिस ऑफ हेरिडिटी होता है इनहेरिटेंस। ठीक है, आपको ये दो रीड करने। इनहेरिटेंस द प्रोसेस बाय विच द कैरेक्टर्स आर पास फ्रॉम वन पेरेंट टू अनदर। हेरिडिटी मतलब वन पेरेंट टू अनदर बोल रहा हूँ, वन पेरेंट टू फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी। ठीक है, हेरिडिटी इज द बेसिस ऑफ द हेरिडिटी, ये बोल दिया मैंने। वेरिएशन इज द डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स। ठीक है, तो ये तो नाम से ही पता चल जाता है, ये तो पढ़ना ही नहीं है, बाकी ये भी नहीं पढ़ना है। बस आपको ये रीड करना है। इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस बाय विच द कैरेक्टर्स आर पास फ्रॉम पेरेंट टू द प्रोजेनी। ठीक है, तो हम बहुत पहले से ये सब ढूंढते आ रहे हैं कि क्या रीज़न है, किसके मतलब कि ये करेक्टर जो हमारे बच्चों में देखे जाते हैं, कुछ तो कारण है इसका। तो ये सब नहीं पढ़ना है अब। आर्टिफिशियल सिलेक्शन एंड द डोमेस्टिकेशन फ्रॉम द एंसेस्ट्रल वाइल्ड काउस। तो एंसेस्ट्रल वाइल्ड काउ से आर्टिफिशियल डोमेस्टिफिकेशन करके हमने एंसेस्ट्रल वाइल्ड काउ का हमने क्या बना लिया है, साहिवाल काउस इन पंजाब। तो क्वेश्चन में आ सकता है साहिवाल काउ फ्रॉम पंजाब किस कैसे बनी, एंसेस्ट्रल वो आर्टिफिशियल क्रॉसिंग करके ऑफ एंसेस्ट्रल वाइल्ड काउस। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ वही पढ़ना है। मेंडल लॉस ऑफ इनहेरिटेंस। मिड 19 सेंचुरीज में ग्रेगर मेंडल ने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट करे ऑन द गार्डन पीस। ठीक है, 1856 से 1863 के बीच में, ये इंपॉर्टेंट है। प्रपोज द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। द स्टैटिकल एनालिसिस एंड मैथमेटिकल लॉजिक वर अप्लाइड टू द प्रॉब्लम्स इन द बायोलॉजी। मेंडल इन्वेस्टिगेटेड द कैरेक्टर्स two opposing traits, the tall dwarf, yellow or green seeds, allowing him to set up the basic framework of the ruling the governing inheritance। तो इन्होंने क्या लिए थे, इन्होंने जो थे इन्होंने अपोजिट ट्रेड्स वाले कैरेक्टर्स लिए थे। ठीक है, जैसे येलो, ग्रीन, डॉफ, टॉल, डॉफ, ये सब चीज़ें। बाकी इसमें इन्होंने जो था मैथमेटिकल लॉजिक यूज़ करा था बायोलॉजी के अंदर। और 1856 1863 ये जितना हाईलाइटेड पार्ट है ना, यही रीड करना है इसमें। मेंडल्स एंड आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट्स। ठीक, तो इन्होंने आर्टिफिशियल पॉलिनेशन करा था, क्रॉस पॉलिनेशन, ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स का यूज़ करा था। मतलब कि ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स का मतलब ट्रू ब्रीडिंग कंटिन्यूस सॉल्व पॉलिनेशन के बाद में जो बने हुए प्लांट्स होते हैं उनको कहते हैं ट्रू ब्रीडिंग। शोज द स्टेबल ट्रेट ऑफ इनहेरिटेंस एंड एक्सप्रेशन फॉर सेवरल जनरेशन। इन्होंने 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट्स लिए थे विच वर सिमिलर एक्सेप्ट फॉर वन कैरेक्टर्स विच विथ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। ठीक है, इन्होंने 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट्स लिए थे जो मतलब कि कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स थे, जैसे टॉल, डाफ, येलो, ग्रीन, ये सब जो थी, ये सब था इसके अंदर। तो इसमें तुम्हें ये सब रीड करना है, बस हाईलाइटेड पार्ट रीड करना है और कुछ नहीं रीड करना। अब है अगला, तो इसमें क्या है, ये सारे देखो वो कैरेक्टर्स थे, टॉल, डॉफ, वॉलेट, वाइट, एक्सियल, टर्मिनल, इन्फ्लेटेड, कंस्ट्रक्टिव, ग्रीन, येलो। तो इसमें स्टेम हाइट ये तो आराम से पता चल जाएगा। फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, ये ठीक है। फ्लावर था, पॉट था और सीड था, पहले तो ये चीज़ याद रहनी चाहिए। अब फ्लावर में क्या हो सकता है, कलर पोजीशन। ठीक है, फ्लावर में कलर होता है और पोजीशन हो सकती है। पॉड में क्या होगा, शेप या कलर होगा। सीड में क्या होगा, शेप या कलर होगा। ठीक है, बस सीड में क्या याद रखना है कि इसमें डोमिनेंट कौन सा था और रेसेसिव कौन सा था। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना, बाकी तो सब आराम से हो जाएगा। तो क्या क्या है इसमें, टॉल्व हो गया, वॉयलेट हो गया, एक्सेल हो गया। देखो फ्लावर में वॉयलेट है तुम्हारा डोमिनेंट, ये आराम से हो जाएगा, इतना नहीं भूलते हम अगर आपने रीडिंग करी होगी तो। सीड में येलो कलर होता है, इसमें कन्फ्यूज़न होता है थोड़ा सा सीड में और पॉड के कलर में। पॉड ग्रीन कलर का होता है और येलो कलर का सीड होता है डोमिनेंट। ठीक है, तो इसमें मेजर ये दोनों याद रहने चाहिए, बाकी तो तुम्हें पता ही है, इन्फ्लेटेड और राउंड ये पता चल जाता है। उसके बाद में है, यहाँ पे भी हाईलाइटेड रीड करना है। तो हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट टॉल डॉफ प्लांट में इन्होंने करा था।
तो इन्होंने जो सीड्स लिए थे उनको क्रॉस करा था, ग्रो करा था, और इन्होंने पहली F1 जनरेशन बनाई, फिलियल वन प्रोजेनी बनाई। और इन्होंने देखा कि F1 जनरेशन ऑलवेज रिसेंबल आइदर वन ऑफ द पेरेंट्स एंड दैट ट्रेट ऑफ द अदर पेरेंट्स वॉज नॉट सीन इन देम। तो इनमें से बस एक पेरेंट का जो है की तरह वो रिसेंबल कर रहे थे, और अदर पेरेंट का कोई ट्रेट नहीं दिख रहा था उसमें, ठीक है। तो इसमें बस हाईलाइटेड रीड करना है, ये जो मैंने बोला, जो मैंने बोल रहा हूँ बस वही रीड करना है, जो मैं रीड कर रहा हूँ बस वही है, बस उसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेटेड, फिर उन्होंने F1 जनरेशन में जो प्रोजेनी बनी थी उसको सेल्फ पॉलिनेट करा था। सेल्फ पॉलिनेटेड F1 प्लांट्स फिलियल 2 जनरेशन बनी, एंड सम ऑफस्प्रिंग डॉग द करेक्टर दैट वाज नॉट सीन इन द F1 जनरेशन वाज नाउ एक्सप्रेस्ड। तो इन्होंने क्या देखा कि जो F1 में मतलब कि जो पेरेंट के कैरेक्टर्स F1 में नहीं दिख रहे थे वो F2 में दिखने लगे, जैसे कि टॉल थे सारे F1 में, लेकिन F2 में जो थे डॉफ भी दिखे। उसके बाद में द टॉल dwarf identical to their parent did not show any blending, that is all the offspring were either tall or dwarf, none of them were in between height। तो ये जो थे ना, टॉल थे और डॉफ थे, दोनों की जो हाइट थी वो जो पेरेंट्स में टॉल डॉफ थे उनकी तरह थी, ऐसा नहीं था कि ये बीच में कोई इंटरमीडिएट हाइट बन गई उनकी, ठीक है। तो नन ऑफ देम वर बीन मतलब इंटरमीडिएट, कोई करेक्टर्स नहीं थे इसमें, या तो टॉल थे या फिर डॉफ थे, लेकिन पेरेंट्स के जैसे टॉल थे और पेरेंट के जैसे डॉफ थे। उसके बाद में चलते हैं सिमिलर रिजल्ट, ठीक है। तो सिमिलर रिजल्ट मिले उन्होंने जब अदर ट्रेड्स पे भी देखा, मतलब 3:1 का रेशियो ही आया था, डोमिनेंट 3 था F2 जनरेशन में, F2 जनरेशन में डोमिनेंट 3 था और 1 था रेसेसिव। 3:1 का रेशियो था जिसमें ये 3 डोमिनेंट था, डोमिनेंट और रेसेसिव। ये क्या है? ये फिनोटाइप है। जीनोटाइप क्या होता है? जीनोटाइप होता है ये टॉल टॉल। अगर जीनोटाइप की बात करें तो जीनोटाइप आया था ये 1:1, ठीक है। मैं चार्जिंग पे लगा दूँ इसको, ठीक है। तो ये इसका जो था जीनोटाइप आया, और फिनोटाइप क्या है? 3:1। बस ये रीड करना था और कुछ नहीं। Mendel proposed something stably passed from parent to offspring factors. Gene therefore are the units of inheritance. Genes which code for a pair of contrasting traits are known as allele। तो मेंडल ने बोला था कि कुछ ना कुछ है जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में पास कर रहा है, जिसको उन्होंने फैक्टर्स बोला, और जिन्हें आज हम जीन बोलते हैं, और जीन आर द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। ये इनहेरिटेंस की यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। और जीन्स विच कोड फॉर द पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स आर नोन एज एलील्स। जो जीन्स जो है कोड करते हैं पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट के लिए, उनको हम एलील कहते हैं। बस यही इंपॉर्टेंट, और कुछ है इसमें नहीं है, और कुछ नहीं है, कुछ नहीं पढ़ना है इसमें से, आगे बढ़िए। By the process of meiosis, alleles of the parents pair separate or segregate from each other and only one allele is transmitted to the gamete। ठीक है। तो जब ये मियोसिस होता है ना, मियोसिस जब होता है, जब गैमेट्स बनते हैं, तो क्या होता है, सिर्फ एक एलील जो है एक गैमेट के अंदर जाता है। तो इट्स अ रैंडम प्रोसेस, और इसमें 50% चांस होते हैं कि आइदर एलील एज हैज़ बीन वेरीफाइड। तो एक एलील के जाने के गैमेट के अंदर 50% चांस होते हैं, क्योंकि 2 एलील होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, और उसमें से फिर एक एलील ही जाता है, ठीक है। तो इस वजह से 50% चांस होते हैं आइदर एलील हैज़ बीन वेरीफाइड बाय द रिजल्ट ऑफ क्रॉसिंग। अब बात करते हैं इसकी। ब्रिटिश जेंटिस रेजिनाल्ड सी पुनेट अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉसिबल जीनोटाइप। इन्होंने क्या करा कि पहले तो इनका नाम याद रखो, मतलब पहले तो ये कहाँ से थे, ब्रिटिश जेंटिस थे रेजिनाल्ड। इन्होंने क्या दिया, पुनेट स्क्वायर दिया। एक तरीके का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कैलकुलेट करने के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल टाइप ऑफ पॉसिबल जीनोटाइप। बेटा ये AR है, ठीक है, ये AR है जीनोटाइप। जो मैं बोल रहा हूँ वो पढ़ना, जो मैं नहीं बता रहा हूँ वो मत पढ़ना। बाकी भैया तुम्हारा दिमाग है, अगर आपने ज़्यादा पढ़ रखा है तो आप उससे और अच्छे से पढ़ सकते हैं, और अगर नहीं पढ़ रखा तो उतना पढ़ लेना, मोर देन इनफ है। 2-4 बार वीडियो देखोगे अपने आप याद हो जाएगा। तो इन्होंने क्या देखा, इसका रेशियो अगर हम रेशियो देखें तो जो हमारा F2 जनरेशन में जीनोटिपिक रेशियो था ना,
जीनोटिपिक रेशियो जो था वो क्या आया, 1/4, 1/2, 1/4, मतलब कि 1:2 और 1 रेशियो था। ठीक है, तो इसका हम बाइनोमियल एक्सप्रेशन भी निकाल सकते हैं कि किस तरीके से निकाल सकते हैं बाइनोमियल एक्सप्रेशन। अगर हम इसका वो निकालें, ये देखो लिख रखा है ना, 1/t, 1/t, अरे यार इतने दिमाग मत लगाओ। इसका क्या नाम है, जब तुम 1/2 बड़ा टी स्क्वायर करोगे प्लस 1/t स्क्वायर करोगे प्लस 1/2 t इंटू 1/2 स्मॉल टी, ठीक है, इंटू 2, 2 से 2 गया तो ये क्या आया, t/t 2 प्लस इसका हाफ टी स्क्वायर आया प्लस हाफ बड़ा टी स्क्वायर आया, सॉरी 4, ये 4 आया, बड़ा टी स्क्वायर आया, तो ये बनना है इसका। ठीक है, तो बस यही चीज़ को बताई गई बाइनोमियल एक्सप्रेशन के द्वारा। कुछ नहीं रीड करना है इसमें, फालतू टाइम वेस्ट मत करना अपना। अब है टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस क्या होता है, जैसे कि हमारे हम F2 जनरेशन में जो भी बना, अब 2 टाइप के टॉल बने थे उसमें, एक तो होमोजाइगस टी था, मतलब कि ऐसा वाला टी था, और एक ऐसा वाला टी बना था। तो इसमें से कौन सा कौन है, इसमें पहचान करने के लिए हमने क्या करा कि एक तरीका ईजाद करा जिसको कहते हैं टेस्ट क्रॉस। इसमें हम क्या करवाते हैं कि इसमें हम होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ में हम क्रॉस करवा देते हैं, और फिर उसके बेसिस पे हम रेशियो देखते हैं कि प्रोजेनी का क्या रेशियो बना। उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि ये जो टॉल था वो मिक्स वाला टॉल था, ऐसा वाला टॉल था, या फिर होमोजाइगस टॉल है। ठीक है, तो इसमें आपको ये चीज़ पढ़ना है, टेस्ट क्रॉस को रीड करना है। द टिपिकल टेस्ट क्रॉस डोमिनेंट, हाँ, तो ये एक स्टेटमेंट की तरह आ सकता है अगर आया तो, बाकी कुछ नहीं करना, और भी कुछ नहीं करना बिल्कुल भी। टू डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ टॉल प्लांट्स, इसमें हाईलाइट पढ़ लेना बस ये। तो इसमें ये एग्जांपल के द्वारा दे रखा है कि किस तरीके से इसमें बताया है। देखो यहाँ पे जो ये हेट्रोजाइगस है, यहाँ पे होमोजाइगस है, अभी हमको पता नहीं है ये, तो बस लिखा है। तो ये क्या प्रोजेनी बनाते हैं, हाफ जो है इसमें फ्लावर जो है वॉलेट बन रहे हैं, और हाफ जो है इसमें फ्लावर वाइट बन रहे हैं। ठीक है, और इसमें क्या है, अननोन फ्लावर इज होमोजाइगस टू, वो ऑल फ्लावर्स आर वॉलेट। अगर ये होमोजाइगस है तो सारे फ्लावर जो है इसके वॉलेट बन जाते हैं। ऐसे करके हमको पता चल जाता है। हमने क्रॉस किससे करा है यहाँ पे, दोनों में, ये डॉर्फ के साथ में, मतलब डॉर्फ कह रहा हूँ यहाँ पे, रेसेसिव पेरेंट के साथ करा है, रेसेसिव पेरेंट के साथ करा है दोनों को। आगे बढ़ो भैया। अब इन्होंने ना इसके लिए टू कंसोलिडेट अंडरस्टैंडिंग, इसके लिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए 2 लॉज निकाले। दोनों इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, ये लिखा हुआ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ो। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधे आते हैं स्टेटमेंट इसके। सबसे पहले लॉ ऑफ डोमिनेंस, कैरेक्टर्स आर कंट्रोल बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड द फैक्टर्स। ठीक है, मतलब कि जीन्स हमारे कैरेक्टर कंट्रोल करते हैं, फैक्टर्स जो होते हैं ये अकर इन पेयर, मतलब कि एलील जो होते हैं, इन डिसिमिलर पेयर फैक्टर्स वन मेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेंट एंड अदर इज रेसेसिव। तो एक पेयर के अंदर, डिसिमिलर पेयर के अंदर, मतलब कि हेट्रोजाइगस कंडीशन होती है जैसे कि टीटी, तो इसमें जो होता है एक डोमिनेंट होता है और एक रेसेसिव होता है। फिर यहाँ पे जो है लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या हुआ कि लॉ ऑफ डोमिनेंस एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन ऑफ ओनली one of the parental characters in mitotic cross in the F1 generation, expression of both in F2 generation. They also explain the proportion of the 3 ratio 1 obtained in the F2. तो स्टेटमेंट आ सकता है बेटा। ठीक है, आगे बढ़ो। अब है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेकंड है पार्ट इसका, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। एलिज डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग एंड दैट बोथ द करेक्टर्स रिसीव्ड एज सच इन द F2 जनरेशन। तो ये वो बता रहा है कि एलील जो है डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग, एलील ब्लेंडिंग शो नहीं करता, एंड दैट बोथ द करेक्टर्स रिकवर एज सच इन द F2 जनरेशन। दोनों करेक्टर F2 जनरेशन में रिकवर हो जाते हैं। ठीक है, इसको पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, लेकिन मेन क्रक्स यही है, एलील जो है एक दूसरे के साथ में ब्लेंडिंग नहीं करते हैं, एंड द बोथ द करेक्टर्स आर रिकवर्ड एज सच इन द F2 जनरेशन, मतलब कि बचे हुए रहते हैं ये। अब है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये डोमिनेंस के दो एक्सेप्शंस हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है कि कोई सा भी जो है करेक्टर्स नहीं दिखता है,
पूरी तरीके से। व्हेन द एक्सपेरिमेंट ऑन द पीस वर रिपीटेड यूजिंग द अदर ट्रेट्स इन द अदर प्लांट्स, इट वाज फाउंड दैट समटाइम्स द F1 हैड द फिनोटाइप दैट डिड नॉट रिसेंबल आइदर ऑफ द टू पेरेंट्स एंड वाज बिटवीन। ठीक है, तो ये फिनोटाइप जो है फिनोटाइप है, ठीक है, फिनोटाइप डिड नॉट रिसेंबल आइदर ऑफ द टू पेरेंट्स वाज इन बिटवीन। जैसे एग्जांपल इसका डॉग फ्लावर, स्नैपड्रैगन, एंटेरियम स्पीसीज। ठीक है, तो ये है इसका एग्जांपल। अब बात करते हैं आगे की। व्हाट हैपेंड वाज द आर वाज नॉट कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर आर। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि यहाँ पे जो आर है ना, ये पूरी तरीके से डोमिनेंट नहीं है इस पर, इसी वजह से ये कोड इनकम्प्लीट डोमिनेंस दिखा रहा है। ठीक है, तो ये एक तो इसका एग्जांपल याद रखना बेटा, डॉग फ्लावर, स्नैपड्रैगन, एंटीहेरम स्पीसीज, और इसका एग्जांपल याद रखना। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे फिनोटिपिक रेशियो भी जीनोटिपिक रेशियो की तरह होता है यहाँ पे। जैसे जीनोटिपिक रेशियो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में 1:1 होता है, लेकिन फिनोटिपिक रेशियो जो होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस में 3:1 होता है, लेकिन यहाँ पे जो है फिनोटिपिक रेशियो भी 1:1 होता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, क्योंकि इसमें जब हमने क्रॉस करा तो इसमें आर आर बना जो कि पूरा रेड है, और आर आर बना जो वाइट है, लेकिन ये छोटा आर बड़ा आर बना दो, तो ये जो कि हमें उम्मीद थी कि आर आर जो है रेड दिखना चाहिए, लेकिन यहाँ पे पिंक है। बस इतने ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, लास्ट टाइम का चल रहा है नीट। अब देखो यहाँ पे है मॉडिफाइड एलील कुछ भी रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन होता। तो ये जो मॉडिफाइड एलील, हाँ, तो अब ये डोमिनेंस वाला पंगा होता क्या है। ठीक है, तो देखो जो ये हेट्रोजाइगस जीन हेट्रोजाइगस जब पेयर होता है, मतलब कि मैंने कितनी बार बता दिया है, बड़ा टी छोटा टी, तो उसमें जो छोटा टी होता है ना, वो एक मॉडिफाइड एलील होता है। और मॉडिफाइड एलील जो है 3 तरीके से हो सकता है। या तो अगर वो मॉडिफाइड एलील नॉर्मल या फिर लेस एफिशिएंट एंजाइम बना रहा है, ठीक है, या फिर वो नॉन फंक्शनल एंजाइम बना रहा है, या फिर वो कोई एंजाइम ही नहीं बना रहा। तो 3 तरीके से अपने आप को वो दिखा सकता है। ठीक है, ये इसमें 2 वो होते हैं, जैसे ए है, एक तो रेसेसिव, ये वाला रेसेसिव एलील हो गया, और ये पे डोमिनेंट एलील हो गया। ठीक है, ये कोई एंजाइम एंजाइम बना रहे हैं मान लीजिए। ठीक है, तो ये वाला जो होता है ये नॉर्मल एलील होता है और नॉर्मल एंजाइम प्रोड्यूस करता है। लेकिन ये वाला जो होता है ये मॉडिफाइड एलील होता है, या तो ये हो सकता है कि नॉर्मल या फिर लेस एफिशिएंट एंजाइम बनाए। ठीक है, हो सकता है ये नॉन फंक्शनल एंजाइम बनाए, हो सकता है या फिर ये कोई एंजाइम ही ना बनाए। तो ऐसे में क्या होता है यही पढ़ेंगे हम। तो पहला केस अगर देखें कि अगर ये मॉडिफाइड एलील अगर मॉडिफाइड एलील है और जो है लेस एफिशिएंट या फिर नॉर्मल एंजाइम बना रहा है, तो ये अनमॉडिफाइड एलील की तरह ही रहेगा। अनमॉडिफाइड एलील कौन सा था, जो डोमिनेंट वाला था, तो उसकी तरह ही रहेगा। तो ये दोनों ही सेम फिनोटाइप बनाएंगे और सेम ट्रेट के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन अगर दूसरे वाले केस में देखें जिसमें कि या तो नॉन फंक्शनल एंजाइम बना रहा है या फिर कोई एंजाइम ही नहीं बना रहा, तो फिनोटाइप मे बी अफेक्टेड। द फिनोटाइप trait will only be dependent on the function of the unmodified allele. The unmodified function which represent the original phenotype is dominant allele, and modified allele generally recessive. Hence, they are example of the recessive trait seen due to the non. तो यहाँ पे क्या है, जनरली द रेसेसिव एलील, हेंस इन द एग्जांपल अबव रेसेसिव ट्रेट इज सीन ड्यू टू द नॉन फंक्शनल एंजाइम और बिकॉज नो एंजाइम है। तो ये जो रेसेसिव ट्रेट दिखता है ना, वो इसलिए दिखता है कि नॉन फंक्शनल एंजाइम बना रहा है या फिर कोई एंजाइम ही नहीं बना रहा है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन अच्छा आ सकता है। ये ए आर में मैंने डाल रखा है और ये भी मैंने ए आर में डाल रखे हैं। इसको रीड भी करना है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये मतलब कि 3 तरीके होते हैं। एक तो मॉडिफाइड एलील में हो सकता है फंक्शनल या फिर लेस एफिशिएंट बना रहा है, नॉर्मल एंजाइम या लेस एफिशिएंट बना रहा है। वो नहीं है कारण रेसेसिव ट्रेट का। रेसेसिव ट्रेट का कारण वो 2 है। क्या है 2 कारण? रेसेसिव ट्रेट के 2 कारण हैं, या तो वो नो फंक्शनल एंजाइम बनाए या फिर नो एंजाइम बनाए। ठीक है, अब आगे चलते हैं कोडोमिनेंस में। कोडोमिनेंस में क्या है? कोडोमिनेंस में आता है कि इसका एग्जांपल होता है कोडोमिनेंस का एबीओ। जब 2 डोमिनेंट एलील दोनों खुद को जो है शो कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे जो है कोडोमिनेंस आता है। ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या था, वो बिटवीन वाला केस था, कोई सा भी पूरी तरीके से शो नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जो कोडोमिनेंस होता है, बोथ द पेरेंट्स रिसेम्बल्स। ठीक है, तो इसका एग्जांपल है एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, जो कि कंट्रोल होता है किससे, जीन आई कंट्रोल करता है इसको। और ये आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे होता है शुगर पॉलीमर के रूप में। ठीक है, तो ये 3 एलील्स होते हैं इसके, जीन आई के, आई ए, आई बी और आई
होता है, ये आई ए और आई बी जो होता है ना, ये डोमिनेंट होता है, और आई जो होता है ये रिसेसिव होता है, क्योंकि ये कोई शुगर प्रोड्यूस ही नहीं करता। ठीक है, तो को डोमिनेंस का क्या मेन मुद्दा है कि ये, इसका मेन मुद्दा ये है कि ये जो है दोनों एक साथ दिखते हैं, तो हो सकता है विच शोज द को डोमिनेंस। यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि कौन शो कर रहा है को डोमिनेंस। तो यहाँ पे जो शो कर रहा है ना को डोमिनेंस, सिर्फ ये कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे दो एलील्स अपने आप को मतलब कि शो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ एक शो कर रहा है, आई तो शो नहीं करता खुद को, आई का तो कोई वजूद ही नहीं है। तो हो सकता है अगर अच्छा क्वेश्चन बने तो ये चारों ऑप्शन को दे दें, तो यहाँ पे आई ए और आई बी को डोमिनेंस का असली एग्जाम्पल होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये देख लीजिए, ये रीड नहीं करना, जहाँ पे आर लिखा है, जहाँ पे एच एल लिखा है, मतलब कि हाईलाइट रीड करना है, आर लिखा है वो रीड करना है, लेकिन एक्स टू लिखा है तो यहाँ पे रीड नहीं करना होता है। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि ये जो होता है ना एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में, इसमें पूछ लेता है कितने फिनोटाइप दिखाता है, कितने जीनोटाइप दिखाता है। तो इसके 6 जीनोटाइप बनते हैं और 4 फिनोटाइप बनते हैं। ठीक है, 4 फिनोटाइप मतलब ए बी या फिर ओ। फिनोटाइप क्या होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, कि कितने टाइप के कैरेक्टर्स दिखाता है, तो ये 4 तरीके से दिखाता है ना ब्लड ग्रुप, ए बी और ओ। लेकिन 6 फिनोटाइप मतलब कि किस तरीके से ए बन सकता है, ए बी बन सकता है, ए आई बन सकता है, ए बी बन सकता है। ए बी तो 2 बार रिपीट हो गया, इस वजह से ये 7 लिखे हैं, तो लेकिन 6 जीनोटाइप है। ठीक है, ईजी है, बहुत आसान है, कोडोमिनेंस भी हो गया। अब चलते हैं इम्पोर्टेंट पे, इम्पोर्टेड पे, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेड पे। देखिए ये वाला जो पार्ट है ना, यहाँ पे ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। और हाँ, एक चीज़ और, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग जो होती है ना, वो मल्टीपल एलिलिज्म का भी एग्जाम्पल है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना कि मल्टीपल एलिलिज्म को अगर हम स्टडी करना चाहते हैं ना, तो हमको पॉपुलेशन स्टडी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि एक इंडिविजुअल के अंदर सिर्फ 2 एलील्स होते हैं। ठीक है, ये ए आर बी है बस। अब बात करते हैं इसकी, ये इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल की। तो देखो, अगर हम अगर हम इसकी बात करें कि एक स्टार सिंथेसिस की बात करें, तो यहाँ पे देखो प्लियोट्रॉपी का एग्जांपल है, सिंगल जीन प्रोड्यूस मैनी मोर देन वन इफेक्ट। ये पढ़ लेना फॉर एग्जांपल, ये रीड करना है। ठीक है, और ये रीड अब नहीं करना, ये रीड तब करना था जब टाइम था, अब टाइम निकल चुका है। ठीक है, तो सिंगल जीन प्रोडक्ट में प्रोड्यूस मोर देन वन इफेक्ट, फॉर एग्जांपल स्टार सिंथेसिस इन पी सीड कंट्रोल बाय वन जीन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब बीबी बनता है ना, तो यहाँ पे राउंड, जब बीबी बनता है तो यहाँ पे स्टार्च ग्रेन जो होते हैं वो पी सीड्स, मैं कई बार कंफ्यूज हो जाता हूँ इस चीज़ में कि मैं, मतलब मैं इसमें कंफ्यूज नहीं हूँ, मैं इसका नाम क्या बोलूँ, उसमें कंफ्यूज था। तो देखो, ये सीड के लिए होता है और ये स्टार्च ग्रेन साइज के लिए होता है। ठीक है, तो पहली चीज़ ये है, सीड के लिए होता है ये सीड शेप, और ये स्टार्च ग्रेन साइज के लिए होता है। तो देखो, जब हम सीड शेप के लिए लेते हैं तो राउंड, जब ये बी होता है तो ये राउंड होता है, जब ये बी, बड़ा बी छोटा बी होता है तो ये, तब ये भी राउंड होता है, और जब ये छोटा छोटा बी होता है तो फिर ये रिंकल्ड होता है। मतलब कि ये नॉर्मल डोमिनेंस वाला जो है, लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो कर रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जब ये बड़ा बी होता है तो लार्ज स्टार्च ग्रेन बनते हैं, जब ये छोटा बी बड़ा बी होता है तो इंटरमीडिएट साइज़ के बनते हैं, और जब ये छोटे छोटा बी होता है तो स्मॉल साइज़ के बनते हैं। तो ये वाला यहाँ पे जो है ना, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस दिखा रहा है, और यहाँ पे जो है ये नॉर्मल डोमिनेंस का एग्जांपल है। ठीक है, तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये आफ्टर, और ये आफ्टर मैच्योरेशन है। ठीक है, ये आफ्टर मैच्योरेशन है, तो ये इतना ज़रूरी नहीं है, लेस एफिशिएंट स्ट्रक्चर। तो टू स्टडी ये भी हो गया। तो अगर हम सीट के शेप को देखें तो ये डोमिनेंस वाला लॉ फॉलो कर रहा है, और ये अगर हम साइज ऑफ द स्टार्च ग्रेन देखें तो यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रहा है। कौन शो कर रहा है, बीबी। ठीक है, अब है इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स। तो इन्होंने क्या क्या लिया था इसमें, पूरा कट कर दो भैया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हाँ, ये स्टेटमेंट रीड कर सकते हो आप
स्टेटमेंट में क्या लिखा है, दीज रिजल्ट वर आइडेंटिकल, ये मतलब कि इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन, जब इन्होंने दो करेक्टर्स का क्रॉस करा और फिर निकाला रिजल्ट, तो दीज रिजल्ट वर आइडेंटिकल टू दोज दैट ही गॉट व्हेन ही मेड द सेपरेट मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस बिटवीन द येलो ग्रीन सीड प्लांट्स एंड बिटवीन द राउंड एंड रिंकल सीड प्लांट्स। ठीक है सर, आगे बढ़े। तो इन्होंने क्या करा था, इन्होंने राउंड और येलो को लिया, उसके बाद में रिंकल ये ग्रीन को लिया, फिनोटिप ये तो इनको क्रॉस करा, इनको क्रॉस करके इनके जो है तुम्हारा सॉरी इनके पहले गैमेट्स बनाए, इनके गैमेट्स को क्रॉस करा, क्रॉस करके ये F1 प्रोजेनी बनी, F1 प्रोजेनी बनी, और फिर F1 के हमने गैमेट्स बनाए। ठीक है, इसके हमने गैमेट्स बनाए और गैमेट्स बना के हमने फिर इनका क्रॉस करा, तो ये सारे इसके जो है इतने सारे जीनोटाइप बने। कितने जीनोटाइप बने, 9 जीनोटाइप बने, 9 जीनोटाइप बने और 4 फिनोटाइप बने। ठीक है, फिनोटाइप बने। तो ये सब इसके वो हैं, क्योंकि ये राउंड जो होता है, अगर हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस में लेते तो राउंड जो होता है ये डोमिनेंट होता है और येलो भी डोमिनेंट होता है, तो इसका 3 और 3 आता है रेशियो। फिनोटाइपिक रेशियो जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस में 3 रेशियो पर आता है ना, तो जो 1 होता है वो रेसेसिव का होता है, जो 3 होता है वो डोमिनेंट का होता है। तो क्योंकि ये दोनों डोमिनेंट वाले करेक्टर्स हैं, तीनों दोनों के 3 3 लिए, राउंड और ग्रीन का हमने 3 और 1 लिया, क्योंकि ग्रीन जो है रेसिसिव करेक्टर है, ऐसे करके ये 3 1 लिया और 1 1 लिया, और ये तुम्हारा जो है 9 3 9 3 3 और 1 रेशियो बन गया इनका। ठीक है, बाकी इसको पढ़ लेना भाई, इतना ये डिफ़िकल्ट टॉपिक नहीं है कि बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है इसमें। अब ये है नंबर ऑफ द गैमेट्स ABCCDD। अगर आपको नंबर ऑफ गैमेट्स निकालने हैं ना, तो ये जितने इसमें हेट्रो ग्रुप्स होंगे, जैसे कि ये ए, अरे ये क्या लिख दिया, अरे ए, हाँ AACCDD, तो यहाँ पे 1 और 2 अलग अलग हैं। ठीक है, हेट्रो है, तो यहाँ पे 2 के ऊपर 2 लगा दो और ये 4 बन गए गैमेट्स, 4 गैमेट्स बनेंगे यहाँ पे, 4 टाइप के गैमेट्स बनेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे जो है 3 टाइप के हैं, तो 2 टू द पावर 2 पे 3 की पावर लगाएंगे तो 8 टाइप के गैमेट्स बनेंगे, और इसमें सिर्फ 2 टाइप के गैमेट्स बनेंगे। ठीक है, तो ऐसे करके ये गैमेट्स का नंबर निकालते हैं कि कितने गैमेट्स होते हैं, ये भी एक क्वेश्चन है, पूछा जाता है। अब इसके लिए इन्होंने डाईहाइब्रिड क्रॉस के लिए क्या दिया, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का assortment दिया। लॉ स्टेट दैट व्हेन द टू पेयर्स ऑफ द traits आर combined in the hybrid, the segregation of one pair of characters is independent of the other pair of characters। बहुत इंपॉर्टेंट है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये लॉ क्या कहता है, व्हेन टू पेयर्स ऑफ traits combined in the hybrid, the segregation of one pair of characters is independent of the other pair of characters। सीधे सीधे स्टेटमेंट आएगा, ये आ रही है। ठीक है, और ये इक्वेशन वगैरह है, ये सब डिलीट करो इसको, ये कोई ज़रूरत नहीं है इसे पढ़ने की। ये देखो इसका एक क्वेश्चन आ सकता है। और क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, देखो मेंडल ने जो था अपना वर्क पब्लिश किया था, मैं थोड़ी देर, अब देखो क्या रीज़न हो सकते हैं कि मेंडल्स ने जो था ना 1865 में अपना काम भेजा, और 1900 तक जो अनरिकॉग्नाइज्ड रहा इनका काम। तो इसके क्या क्या कारण है, पहला कारण था कम्युनिकेशन का, कम्युनिकेशन का गैप था उस टाइम पे, और इतनी आसानी से जो था पब्लिसाइज नहीं हो पाया उनका काम, इस वजह से। ही सेट द फैक्टर, उन्होंने सब फैक्टर्स बोला, स्टेबल्स होते हैं, फैक्टर्स स्टेबल होते हैं, डिस्क्रीट यूनिट्स होते हैं, डिस्क्रीट एंड एलील्स नॉट ब्लेंड। ठीक है, और उनकी, तो उन्होंने क्या बोला कि एलील ब्लेंड नहीं होते हैं और स्टेबल होते हैं। तो उनके कंटेम्प्रेरी ने ये बोला कि हाउ कंटिन्यूस वेरिएशन अकर देन, तो फिर कंटिन्यूस वेरिएशन अगर कैसे होती है, लगातार वेरिएशन कैसे होती है, अगर एलील्स जो होते हैं, जीन्स जो होते हैं हमारे ये होते हैं स्टेबल होते हैं। तो फिर है इन्होंने मैथ यूज़ करी बायोलॉजी में, ये नया आइडिया था और एक्सेप्टेबल नहीं था। ठीक है, उस टाइम पे। और ऑल्दो द वर्क शो द फैक्टर्स डिस्क्रीट यूनिट बट कांट गिव फिजिकल प्रूफ। ठीक है, तो इसका ये फिजिकल प्रूफ नहीं दे पाए थे। और फिर 1900 में क्या हुआ, डिवरिस, कोरेंस और टेस्मार्क नाम के लौंडे थे, इन्होंने इनका काम जो था फिर से रिडिस्कवर करा। और 1902 में वाल्टर सुटन और पोवेरी ने सेल डिवीज़न की स्टडी करी और क्रोमोसोमल मूवमेंट की स्टडी करी। तो इन्होंने क्या पाया, क्रोमोसोमल मूवमेंट से
इन्होंने मेंडल लॉज को एक्सप्लेन करा, क्योंकि इन्होंने क्रोमोसोमल बिहेवियर और जीन बिहेवियर जो था, इन्होंने देखा कि बहुत सिमिलर होते हैं ये। तो इन्होंने ये सब के बेसिस पे जो था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया। टू एलील्स ऑफ जीन लोकेटेड एट द होमोलोगस क्रोमोसोम्स एट द होमोलोगस साइट, ये इन्होंने बताया। इसमें क्या रीड करना है आपको? इसमें रीड करना है, ये मत करना, ये तो मैंने लिख ही दिया है। और ये रीड कर लेना, चाहो तो इसकी फास्ट रीडिंग कर लेना, ठीक है ना। तो ये वाला पार्ट की आप फास्ट रीडिंग कर सकते हो। अब सुटन और बोवेरी ने नॉलेज ऑफ क्रोमोसोमल सेग्रेशन को यूज़ करा और मेंडल प्रिंसिपल्स के साथ में जोड़ के क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बनाया, ठीक है। हु गेव क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस? बोवेरी ने दिया क्रोमोसोमल, सुटन एंड बोवेरी ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया, ठीक है। बेसिस ऑफ वेरिएशन क्रिएटेड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ये जो है ये बेसिस ऑफ ये कहाँ से उठा लिया मैंने, पता नहीं। एक्सपेरिमेंटल वेरिएशन क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का किसने दिया? टी एच मॉर्गन ने दिया। ही यूज्ड ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, इन्होंने जो था ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर यूज़ किया। ये फ्लाई है, तो ये ही क्यों यूज़ करी, बाकी कोई दूसरे की यूज़ क्यों नहीं किए? तो इसका जो कारण है, इजी टू ग्रो इन अ लैब, तो लैब में आसानी से ग्रो कर सकते हैं इसको, और 2 वीक में इनकी लाइफ साइकिल पूरी हो जाती है। और मेल फीमेल को अलग आराम से हम जो है डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। हेरिडिटी वेरिएशन इजीली सीन इन माइक्रोस्कोप, ठीक है। लो पावर माइक्रोस्कोप में हेरिडिटी वेरिएशन इसका आराम से देख सकते हैं। और लार्ज प्रोजेनी जो है एक बार में ये देती हैं, सिंगल मीटिंग में लार्ज प्रोजेनी ये प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। तो ये कारण था कि हमने ये इनको चुना। इसके लिए हमने नहीं चुना, थॉमस हंट मॉर्गन ने। याद रखना, थॉमस हंट मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन दिया था। और ये किसने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया, किसने था? सुटन एंड बोवेरी ने। आगे बढ़ो, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। अब है लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन। मॉर्गन कैरिड आउट सेवरल डाईहाइब्रिड, HL पढ़ना है, AR HL, इसमें नहीं पढ़ना कुछ भी, ठीक है। मॉर्गन कैरिड आउट सेवरल डाईहाइब्रिड क्रॉसेस, जैसे इन ड्रोसोफिला के अंदर बहुत सारे इन्होंने क्रॉसेस किए। 2 जीन डिड नॉट सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर F2 रेशियो डेविएटेड वेरी सिग्निफिकेंट फॉर 9:3:1 रेशियो एक्सपेक्टेड व्हेन 2 जीन्स आर इंडिपेंडेंट, ठीक है। Morgan and his group knew that when 2 genes in dihybrid cause were situated on the same chromosome, the proportion of parental genes were much higher than the non-parental। तो जब एक ही क्रोमोसोम पे 2 जीन प्रेजेंट होते हैं तो उसके जो है लिंकेज के चांसेस बहुत हाई होते हैं, मतलब कि पेरेंटल रिकॉम्बिनेशन जो है वो ज़्यादा होगा। पेरेंट वाले की तरह जो है रिकॉम्बिनेशन, पेरेंट का जो कॉम्बिनेशन है जीन्स का वो ज़्यादा होगा अगर एक ही क्रोमोसोम में जीन है तो, ठीक है। फिजिकल एसोसिएशन और लिंकेज ऑफ द जीन कॉइन द टर्म, तो इसके बेसिस पे जो है फिजिकल एसोसिएशन और लिंकेज ऑफ द 2 जीन्स, इसके टर्म आई लिंकेज। दिस फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन और क्रोमोसोम एंड द टर्म रिकॉम्बिनेशन टू डिस्क्राइब द जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन। तो जब नॉन पेरेंटल जीन रिकॉम्बिनेशन होती है तो उसको हम क्या है, नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन बोलते हैं, रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं उसके लिए। तो 2 टर्म निकल के आई, एक लिंकेज और एक रिकॉम्बिनेशन टर्म निकल के आई। जब पेरेंटल कॉम्बिनेशन होता है तो उसको लिंकेज बोलते हैं, और जब नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन बनता है तो उसको रिकॉम्बिनेशन, मतलब कि कुछ नया बनता है तो उसको रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में मॉर्गन और उसके छोरे छकारों ने क्या करा कि उन्होंने बोला कि जीन ऑन द सेम क्रोमोसोम, उन्होंने देखा कि जीन ऑन सेम क्रोमोसोम जो थे, जो टाइटली लिंक थे, उनमें लो रिकॉम्बिनेशन दिख रहा था और उनका पेरेंटल रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा था। लेकिन जो लूजली लिंक थे उनमें हाई रिकॉम्बिनेशन दिख रहा था और उनका पेरेंटल कॉम्बिनेशन जो था कम था। तो जो टाइटली लिंक थे उनका पेरेंटल कॉम्बिनेशन हाई था और लो रिकॉम्बिनेशन था, ठीक है। कुछ नया कम बन रहा था, लूजली लिंक्ड वाले में जो था नया बढ़िया बन रहा था और पेरेंटल कम बन रहा था। अब है ये इन्होंने जो मॉर्गन ने और उनके चौरे चकारों ने जो था जिसका बेसिस पे इन्होंने ये देखा था, रिसर्च करी थी, तो ड्रोसोफिला की वाइट आइड
येलो बॉडीड जो ये कैरेक्टर थे, वाइट आई और येलो बॉडी जो थी, ये इनका जो रिकॉम्बिनेशन था वो 1.3 था और इनमें पेरेंटल रिकॉम्बिनेशन 98.7% था। मतलब कि ये बहुत टाइटली लिंक थे, ठीक है। और यहाँ पे जो वाइट और मिनिएचर बॉडी और वाइट आइड, ठीक है, वाइट आइड और मिनिएचर बॉडी का जो था रिकॉम्बिनेशन 37.2 था, लेकिन पेरेंटल कॉम्बिनेशन जो था 62.8 था। मतलब कि ये थोड़े लूजली लिंक्ड थे एज़ कम्पेयर टू वाइट आइड और येलो बॉडीड, ठीक है, वाइट आइड मिनिएचर बॉडी से। फिर इस चीज़ को जो था एल्फ्रेड स्टुअर्ट इनके स्टूडेंट थे, जो भी थे, इन्होंने स्टूडेंट ही होंगे और क्या, स्टूडेंट, हाँ स्टूडेंट थे। एल्फ्रेड स्टुअर्ट जो थे, स्टूडेंट जो थे इनके मॉर्गन, हंट मॉर्गन के, इन्होंने क्या करा था, ही यूज द फ्रीक्वेंसी बिटवीन जीन इन द रिकॉम्बिनेशन ऑन द सेम क्रोमोसोम। इन्होंने जो था नपाई तुलाई करी, फ्रीक्वेंसी ऑफ द जीन देखा रिकॉम्बिनेशन में और मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द जीन, और उसके बाद में इन्होंने मैपिंग कर दी, उनकी पोजीशन की मैपिंग कर दी, जिससे कि जेनेटिक मैपिंग का इजाद करा। तो किसने जेनेटिक मैपिंग इजाद करी? जेनेटिक मैपिंग इजाद करी एल्फ्रेड स्टुअर्ट ने। और आज जो है टुडे एज ए स्टार्टिंग पॉइंट सिक्वेंसिंग ऑफ द होल जीनोम इन द ह्यूमन जीनोम सिक्वेंसिंग प्रोजेक्ट। तो आज HGP ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में ये स्टार्टिंग पॉइंट की तरह काम आती है सिक्वेंसिंग के लिए पूरे जीनोम के, ठीक है। तो भाई ये है बहुत ही ख़तरनाक वाला तुम्हारा फिगर, इसको देख लेना, इसमें यही बताया गया है। अब है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस और प्लियोट्रॉपिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में क्या होता है कि एक करैक्टर जो है कंट्रोल किया जाता है कई सारे जीन के द्वारा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है हमारी ह्यूमंस की स्किन कलर हो गई या फिर ह्यूमन की हाइट हो गई। हमारी जो हाइट होती है वो सारी रेंजेस की होती है और स्किन कलर भी सारे रेंजेस का होता है। मतलब कि ये जैसे कि स्किन कलर जो होता है A, B और C जीन हमारा डिसाइड करता है, ठीक है। तो अगर सारे जो है डोमिनेंट आ जाए तो ये डार्केस्ट स्किन बनती है और सारे रिसेसिव आ जाए तो लाइटेस्ट स्किन बनती है, ठीक है ना। और इसमें रीड क्या करना है? इसमें रीड ये करना है कि स्टेट जनरली कंट्रोल बाय 3 मोड जीन पॉलीजेनिक रोड, ये तो ईजी है। ह्यूमन स्किन इज अनदर एग्जांपल ऑफ पॉलीजेन। इसमें कुछ भी रीड नहीं करना, इसमें ये रीड कर लेना, द मैनर द नंबर ऑफ द ईच टाइप ऑफ एलील इन द जीनोटाइप वुड डिटरमाइन द डार्कनेस और लाइटनेस ऑफ स्किन इन इंडिविजुअल। देख लेना, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस मैंने बता दिया। इसमें बस मर्जी है, ये वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब इंपॉर्टेंट है जो मैंने बोला है, बस वो इंपॉर्टेंट है। अब है प्लियोट्रॉफी। प्लियोट्रॉफी मतलब कि एक जीन जो है मैनी करेक्टर्स, एक जीन जो है बहुत सारे करेक्टर्स को कंट्रोल करता है, ठीक है। जैसे कि इसका एग्जांपल है फिनाइलकेटोन्यूरिया। फिनाइलकेटोन्यूरिया में क्या होता है कि ड्यू टू द म्यूटेशन, एक सिंगल जीन का म्यूटेशन होता है इसमें, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो ये एंजाइम होती है, द जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंजाइम, उसमें म्यूटेशन होता है जिसकी वजह से ये जो फिनाइल एनाई हाइड्रोजाइन जो होती है ये एंजाइम, ये सिंगल बाई जी क्या है, हाँ तो ये इसमें म्यूटेशन की वजह से होता है। अभी इसको सॉरी मैं अभी क्या पढ़े जा रहा हूँ, ये आगे इसके बारे में अच्छे से पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है देखो, इस ये फिनाइलकेटोन्यूरिया जो होता है ये डिजीज़ ड्यू टू द म्यूटेशन होता है और इसमें फिनाइल एलनिन हाइड्रोक्सिलेज नाम की एंजाइम होती है और इसमें म्यूटेशन की वजह से जो है मेंटल रिटार्डेशन और रिडक्शन इन द हेयर स्किन पिगमेंट जो है इसकी वजह से होता है। फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन कैरेक्टराइज बाय द मेंटल, तो इसके म्यूटेशन की वजह से जो है ये 3 कैरेक्टर्स दिख रहे हैं यहाँ पे, एक मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है, एक रिडक्शन इन हेयर हो जाता है और एक स्किन पिगमेंटेशन हो जाता है। सारे बेकार चीज़ें हैं कैरेक्टर, लेकिन एग्जांपल है किसका? प्लियोट्रॉफी का। मतलब कि एक जीन के म्यूटेशन से जो है इतने सारे कैरेक्टर्स ये डिसाइड कर रहा है, ठीक है। अब है अगला
सेक्स डिटर्मिनेशन इनिशियल जो है स्टडी करी थी इंसेक्ट में। हैनकिंग ने 1891 में स्पर्मेटाजेनेसिस पे स्टडी करी थी। इन्होंने पाया था कि स्पर्म में 50% जो है एक्स बॉडी प्रेजेंट होती हैं और 50% स्पर्म में एक्स बॉडी प्रेजेंट नहीं होती है। और लेटर जो है दूसरे साइंटिस्ट ने ये पाया, दूसरे साइंटिस्ट अदर साइंटिस्ट स्टडी उन्होंने ये पाया कि ये एक्स बॉडी जो होती है ये क्रोमोसोम होता है, ठीक है। और बस यही समरी है पूरे इसकी। तो ये हैंकिंग ने क्या था, किस पे स्टडी करी थी, इंसेक्ट्स पे स्टडी करी थी, ये ध्यान रखना। और बस एक्स बॉडी बोला था और बाद में एक्स बॉडी क्रोमोसोम पता चला कि ये क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। तो फीमेल में क्या होता है, एक्स एक्स होता है, मेल में क्या होता है, एक्स नॉट होता है। किसके अंदर, यहाँ पे हम इंसेक्ट्स की बात कर रहे हैं। इंसेक्ट में जो फीमेल होती है उसमें एक्स एक्स होता है और मेल जो होता है एक्स नॉट होता है। तो यहाँ पे मेल हेटेरोगोमी होती है, मतलब कि मेल में अलग अलग टाइप के क्रोमोसोम होते हैं या फिर एक क्रोमोसोम लेस होता है, ठीक है। अब है जी अगला पार्ट। इसमें क्या है कि मेल फीमेल मैंने ऐसा करके लिख रखा है, मेल फीमेल क्रोमोसोम इक्वल है, इंसेक्ट में इक्वल है, ह्यूमन में इक्वल है, ड्रोसोफिला में इक्वल है, बर्ड में इक्वल है। नहीं, इंसेक्ट में इक्वल नहीं होते। इंसेक्ट में मेल में एक कम होता है, बाकी सब में इक्वल इक्वल होते हैं। फीमेल एंड मेल सेम और ऑटोसोम, ये मैंने थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा लिख दिया। देखो फीमेल और मेल में सेम नंबर ऑफ ऑटोसोम्स। ऑटोसोम्स का नंबर किस में सेम होता है, सब में सेम होता है। सिर्फ यहाँ पे जो होता है एक मेल में एक जो होता है एक्स क्रोमोसोम कम होता है, एक्स नॉट होता है। बाकी जो ऑटोसोम्स होते हैं वो दोनों में बराबर होते हैं। फिर है इंसेक्ट, ह्यूमन, ड्रोसोफिला, बर्ड, मेल फीमेल हेट्रोगेमी। तो देखो मेल फीमेल हेट्रोगेमी और मेल फीमेल होमोगेमी। तो यहाँ पे इंसेक्ट है कोई, ठीक है। तो इंसेक्ट है तो उसमें जो है मेल हेट्रोगेमी देखी जाती है और एक्स ओ बनता है मेल में। ह्यूमन में मेल हेट्रोगेमी देखी जाती है, एक्स वाई दिखता है। ड्रोसोफिला में मेल हेट्रोगेमी देखी जाती है, एक्स वाई बनता है। लेकिन बर्ड में फीमेल हेट्रोगेमी देखी जाती है और जेड डब्ल्यू बनता है। ऐसे ही इंसेक्ट में मेल फीमेल होमोगेमी, होमोगेमी फीमेल में देखी जाती है, एक्स एक्स बनता है। ह्यूमन में फीमेल में देखी जाती है, एक्स एक्स बनता है। ड्रोसोफिला में फीमेल होमोगेमी देखी जाती है, एक्स एक्स बनता है। और बर्ड में मेल, यहाँ पे मेल बनता है होमोगेमी जेड जेड, ठीक है। तो बस ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्या है, बर्ड में जो होती है फीमेल हेट्रोगेमी होती है, बाकी सब में मेल हेट्रोगेमी होती है, ठीक है। हेट्रोगेमी का मतलब होता है कि उसमें मेल में अलग अलग टाइप के होते हैं, तो वो डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं। डिसाइडिंग फैक्टर क्या होते हैं, बस इसमें हेट्रोगेमी मतलब कि मेल में अलग अलग पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम का। डिटर्मिनेशन इज सीन व्हेन द बोथ द मेल and female have the same number of the chromosome among the males, and X chromosome is present but in the counterpart distinctly smaller called the Y chromosome, ठीक है। ये स्टेटमेंट था। अभी क्या देख रहे हैं हम, तो फीमेल हेट्रोगामी मेल हेट्रोगामी हो गई। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन में क्या होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। उसमें से 22 पेयर जो होते हैं ऑटोसोम्स होते हैं, मतलब 44 क्रोमोसोम ऑटोसोम्स होते हैं। और एक पेयर जो होते हैं मतलब कि 2 क्रोमोसोम्स होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। बस अरे एक्स एक्स जो होता है 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम्स प्लस एक्स एक्स जो होता है फीमेल होता है, मेल जो होता है 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम्स प्लस एक्स वाई जो होता है वो मेल होता है। ये तो बहुत बेसिक चीज़ है, 7th क्लास की चीज़ है ये तो, 7 से भी पहले पढ़ ली होगी, ठीक है। तो अब हाँ, लेकिन हनी बी में सेक्स डिटर्मिनेशन कितनी खतरनाक होती है वो ज़रूरी है। देखो हनी बी में क्या होता है कि फीमेल जो होती है वो 32 क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें, और जो मेल होते हैं ना उसमें सिर्फ 16 क्रोमोसोम्स होते हैं। क्योंकि जो होम हनी बी में मेल बनते हैं ना वो माइटोसिस से बनते हैं, और फीमेल जो बनते हैं वो जो फीमेल बनते हैं वो प्रॉपर फर्टिलाइजेशन से बनते हैं। तो मेल को, और ये भी कह सकते हैं कि पार्थेनोजेनेसिस से बनते हैं मेल, ठीक है। तो एक इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट होता है कि मेल प्रोड्यूस स्पर्म बाय द माइटोसिस, दे मेल जो होते हैं दे डू नॉट हैव द फादर, दस कैन नॉट हैव सन बट हैव ग्रैंडफादर एंड कैन हैव ग्रेट सन्स।
तो इसमें ये इसलिए कहा गया है कि जैसे मान लीजिए एक फीमेल है एक मेल है, इन दोनों इसमें जो गैमेट्स बनेंगे ये माइटोसिस से बनेंगे, ठीक है। और इसमें जो गैमेट्स बनेंगे, क्योंकि ये 16 बनाने हैं तो इसमें मियोसिस से बनेंगे 32 से 16 बनाने के लिए, ठीक है। तो ये 16-16 बने, ठीक है। और यहाँ पे आके एक फर्टिलाइजेशन होकर फीमेल बनती है। कभी भी यहाँ पे सन नहीं बनेगा, तो इस मेल का कभी सन नहीं बनेगा यहाँ पे आके, ठीक है। तो ये फीमेल बनेगी। अब जब ये फीमेल किसी दूसरे मेल के साथ बनाएगा तो यहाँ पे जो है फिर से फीमेल बनेगी, लेकिन ये फीमेल जो है पार्थिनोजेनेसिस करके एक मेल जरूर बना सकती है। पार्थिनोजेनेसिस से एक मेल बना सकती है। तो ये इस मेल से इसका क्या रिलेशन हुआ, ये इसका ग्रैंडसन हुआ, लेकिन इसका कोई सन नहीं बन सकता कभी भी, ठीक है। यही चीज़ इसमें मेन चीज़ है। तो ये चीज़ इस चीज़ को समझा रहा हूँ मैं इस डायग्राम के द्वारा। थोड़ा कचड़ मचड़ हो गई, लेकिन वीडियो पीछे करके देख लेना, ठीक है। एन ऑफस्प्रिंग फाउंड फ्रॉम द यूनियन ऑफ द स्पर्म ऑफ एग डेवलप एज अ फीमेल क्वीन वर्कर and an unfertilized egg develops as a male drone by the means of parthenogenesis. This means the males have the half number of chromosome. इसको बेटा रीड कर लेना, इसलिए मत रीड करना कि तुम्हें समझ में नहीं आया, इसलिए रीड करना कि स्टेटमेंट आ सकता है और ये ए आर आ सकता है। इसके अलावा कुछ भी रीड मत करना इसमें, ठीक है। अब है अगला, इसमें देखो म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या होता है, अल्टरनेशन इन द डीएनए को म्यूटेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये फिनोमेना होता है जिसकी जो अल्टरनेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंस की वजह से होता है। इन एडिशन टू रिकॉम्बिनेशन म्यूटेशन इज अनदर फिनोमेना दैट लीड टू द वेरिएशन इन द डीएनए। तो ये एक स्टेटमेंट आ सकता है, ठीक है। तो ये एक स्टेटमेंट आ सकता है, आए या ना आए देखा जाएगा, लेकिन ये हम पढ़ लेंगे। तो फिनोमेना ऑफ अल्टरनेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंस, तो इसमें ओनली सर्कल्ड रीड करना है। डीएनए हेलिक्स रन कंटिन्यूसली वन एंड टू अदर इन ईच क्रोमेटिड since gene are known to be located on the chromosome. Alternation chromosome result in the abnormalities or alternation in chromosome result in abnormality या abbreviation. तो बस इसको रीड कर लेना और इसको रीड कर लेना और यहाँ से यहाँ पे रीड कर लेना। क्रोमोसोम एब्रिविएशन कॉमन, तो देखो ये मत रीड करना, यहाँ पे मैंने कवर कर रखा है। क्रोमोसोम एब्रिविएशन और कॉमन इन द कैंसर सेल, पॉइंट म्यूटेशन, चेंज इन द सिंगल बेस पेयर, सिकल सेल एनीमिया, फ्रेम शिफ्ट, चेंज इन बेस पेयर। तो क्रोमोसोम एब्रिविएशन कॉमन होते हैं कैंसर सेल में, और पॉइंट म्यूटेशन जो है चेंज इन द सिंगल बेस पेयर की वजह से होती है, मतलब कि इसका एग्जांपल है पॉइंट म्यूटेशन का। ये क्यों होता है, चेंज इन सिंगल बेस पेयर की वजह से होता है। फ्रेम शिफ्ट क्यों होता है, चेंज इन बेस पेयर्स की वजह से होता है। तो सिंगल बेस पेयर की वजह से फ्रेम शिफ्ट होता है, और सिकल सेल एनीमिया इसका एग्जाम्पल है। और फ्रेम शिफ्ट जो होता है ड्यू टू द चेंज इन द बेस पेयर्स, ठीक है। उसके बाद में देखो यहाँ पे ना कन्फ्यूज़न बहुत होती है, इस वजह से मैंने अलग करके लिख दिया है ये। अब ये जो है इसको एक बार रीड कर ही लेना है यार, क्या ही जा रहा है, स्टेटमेंट है, इसको रीड जरूर कर लेना। इसको रीड करो मत करो, इसको मत करना, ये कॉमन आसान है। ये रीड कर लेना। अब देखो, दीज आर रिफर टू म्यूटेशन और यूवी रेडिएशन कैन कॉज द म्यूटेशन इन द ऑर्गेनिज्म एंड म्यूटेशन, ठीक है। तो ये कैंसर किसकी वजह से होता है, कैंसर म्यूटेशन किसकी वजह से होता है, जिसकी वजह से भी होता है म्यूटेशन उनको म्यूटेशन बोलते हैं। जैसे कि यूवी रेडिएशन हो गया, ये म्यूटेशन हो गया, इसको रहने दो। अबे ये मेल, ये सारे ध्यान रखना। ये मेल फीमेल तो तुम्हें याद रहेगा कि ये मेल ऐसा होता है, ये फीमेल ऐसा होता है, लेकिन ये क्या होता है, सेक्स अनस्पेसिफाइड हो गया। ये अगर कलर्ड होता है या फिर डार्क होता है बॉक्स तो इसको अफेक्टेड इंडिविजुअल्स में आएगा। ये मेटिंग हो गया, ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन मेटिंग बिटवीन कंसजेनुअस रिलेटिव्स, मतलब रिलेटिव्स के बीच में मीटिंग होती है तो उसको इस तरीके से शो करेंगे। और यहाँ पे जो होता है ये बच्चे हैं ये तो पता है, लेकिन ऑर्डर होता है लेफ़्ट से राइट, मतलब कि ऑर्डर जो होता है इधर से इधर की तरफ को होता है। बच्चों का बर्थ का ऑर्डर क्या होता है ये पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर है पेरेंट विद द मेल चाइल्ड इफेक्टेड विद द डिजीज़, ये मेल चाइल्ड इफेक्टेड है, ये 5 अनइफेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पे सेक्स अनस्पेसिफाइड है और यहाँ पे क्या है,
अगर ये 5 आ जाए तो 5 अनइफेक्टेड ऑफस्प्रिंग को दर्शा रहा है ये। अब भाई ये AR है, रीड कर लेना, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस AR क्या है, स्टेटमेंट ही है ये तो इम्पोर्टेंट है। ह्यूमन जेनेटिक्स पेडिग्री स्टडी प्रोवाइड्स अ स्ट्रॉन्ग टूल विच यूटिलाइज टू टेस्ट द इनहेरिटेंस ऑफ द स्पेसिफिक एबनॉर्मलिटी और डिजीज समथिंग इम्पोर्टेंट। ठीक है, आगे बढ़ो, ये इम्पोर्टेंट है। DNA is the carrier of genetic, it is hence transmitted from one generation to another without any change of alternation. However, change or alternation do takes place occasionally, such as an alternation or change in the genetic material is referred to as mutation. A number, तो बस यहाँ तक ही पढ़ना है, ये दो स्टेटमेंट पढ़ने हैं। However, the change in alternative occasionally such an alternation change in, ठीक है। अब है मंडेलियन डिसऑर्डर। तो देखो डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर दो टाइप के होते हैं, मंडेलियन डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। मंडेलियन डिसऑर्डर कॉज बाय द अल्टरनेशन म्यूटेशन इन अ सिंगल जीन। ठीक है, जीन में जो होता है म्यूटेशन, उसकी वजह से मंडेलियन डिसऑर्डर होता है। तो मंडेलियन डिसऑर्डर दो टाइप के हो सकते हैं, डोमिनेंट रिसेसिव या फिर सेक्स लिंक्ड। ठीक है, यूज़ पेडिग्री। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि मेंडेलियन डिसऑर्डर में हम यूज़ कर सकते हैं पेडिग्री एनालिसिस ट्रेस द डिसऑर्डर। ठीक है, तो डोमिनेंट और रिसेसिव ऑटोसोमल डिसऑर्डर हो सकते हैं या फिर सेक्स लिंक्ड हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन से डिसऑर्डर्स आते हैं, हीमोफीलिया हो गया, सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया, कलर ब्लाइंडनेस हो गया, फिनाइलकेटोनुरिया हो गया, थैलेसीमिया हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही आएगा कि भाई कौन से होते हैं, तो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, तो ये बता देना। ठीक है, अब इसके एग्जांपल की बात करें तो जैसे हीमोफीलिया होता है, हीमोफीलिया इज सेक्स एक्स लिंक्ड होता है, ये सेक्स लिंक्ड होता है, एक्स क्रोमोसोम लिंक्ड डिसऑर्डर होता है। तो ये फीमेल्स में रेयरली देखा जाता है, क्योंकि जो ये वाली फीमेल्स होती हैं जिनमें ये होता है, वो सर्वाइव ही नहीं कर पाती हैं और जल्दी मर जाती हैं। लेकिन ये जो होता है, जो मेल है, इनमें दिखा जाता है। और फीमेल्स में ये कैरियर, फीमेल जो होती हैं कैरियर होती हैं इसकी। तो आगे समझाते हैं इसको। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों, ये क्या है, ये ऑटोसोमल मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी के लिए है, ये जो कि ऑटोसोमल डोमिनेंट है। पहले तो ये चीज़ ध्यान रखो, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी जो है ऑटोसोमल डोमिनेंट है, और सिकल सेल एनीमिया जो है ऑटोसोमल रेसेसिव है। ठीक है, तो इसको कैसे पता लगाएंगे कि ये जो है, तो इसमें ना आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस टाइप के क्वेश्चंस की। इसमें ना बायोलॉजी में 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, एक PI के आते हैं, एक आते हैं MI के, और एक आते हैं हार्डी-विंगम प्रिंसिपल के। इनमें थोड़े से मैथमेटिकल टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ये थोड़े से दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन आते हैं। जैसे वो आते हैं ना GK में रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जो ये वाले एग्जाम्स में आते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन है। तो इसमें प्रैक्टिस ज़रूरी है बायोलॉजी में। बाकी सब तो तुम्हारी रिविज़न के ऊपर है कि तुमने जितना रिवीजन करा होगा, फैक्ट्स तुम्हें हमेशा याद रह जाएंगे, मगर ये वाले क्वेश्चन जो है इसकी तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब इसके बाद में चलते हैं तुम्हारा सेक्स ऑटो। अच्छा ठीक है, ये आगे समझाएंगे। तो सेक्सुअल ऑटो जो होता है, उसमें जो होता है मेल जो होता है, इसको आगे जाते अच्छे से समझाया जाएगा। कलर ब्लाइंडनेस, अब एक एक करके मेंडेलियन डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे। कलर ब्लाइंडनेस, सबसे पहले जो कलर ब्लाइंडनेस होता है वो होता है सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर होता है। तो सबसे पहले ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेक्स लिंक रेसेसिव डिसऑर्डर होता है, ये 0.4% फीमेल में ही हो सकता है और 8% मेल में डिजीज़ पाया जाता है। रेड ग्रीन कोन्स के दिक्कत की वजह से ये आता है, डिफेक्ट की वजह से आता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, क्योंकि ये एक्स लिंक्ड इशू है, तो इसमें मतलब कि फीमेल में ये डिज़ीज़ तब होगा जब फादर भी डिजीज़्ड होगा और मदर जो है एटलीस्ट कैरियर हो। तो ऑटोसोमल में मेल, इफ़ मेल नॉर्मल, अगर मेल नॉर्मल है सो मेल इफेक्ट पॉसिबल, फीमेल डिजीज़ हो ही नहीं सकता। तो क्योंकि ये रेसेसिव डिसऑर्डर है, तो इसमें दोनों जो है होमोजाइगस कंडीशन होना चाहिए, होमोजाइगस रेसेसिव कंडीशन होगी तब ये डिजीज़ दिखेगा। तो इसके लिए जो है, अगर
माँ से तो सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम आता है और एक फादर से आता है, तो फादर को भी डिजीज होना पड़ेगा तब जाके यहाँ पे चांसेस बनेंगे, ठीक है। और फादर के पास क्या होता है, सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम होता है, तो तब जाके चांस बनेंगे कि ये फीमेल जो है डिजीज्ड हो। इस वजह से जो है फीमेल जो होती हैं कम होती है डिजीज्ड। अगर ये डोमिनेंट होता तो ये अकेले भी ये प्रॉपर्टी दिखा देता। आगे बढ़ो। यही चीज़ अब हीमोफीलिया में होता है। हीमोफीलिया इज सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज़ होता है, और इसमें विच शोज इट्स ट्रांसमिशन फ्रॉम अनइन्फेक्टेड कैरियर फीमेल्स टू सम ऑफ द मेल प्रोजेनी। ये भाई इंपॉर्टेंट है, ये पूरा रीड करना पड़ेगा। सिंगल प्रोटीन दैट इज अ पार्ट ऑफ द कैस्केड ऑफ द प्रोटीन इन्वॉल्व इन द क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड इज अफेक्टेड, द हेटेरोजाइगस फीमेल कैरियर ऑफ द ह्यूमन में ट्रांसमिटेड डिजीज सन्स, द पॉसिबिलिटी ऑफ फीमेल बिकमिंग हीमोफिलिया इज एक्सट्रीमली रेयर बिकॉज मदर ऑफ सच फीमेल हैज़ टू बी एटलीस्ट द कैरियर एंड द फादर शुड बी हीमोफिलिक अनवायलेबल लेटर इन द लेटर स्टेज ऑफ द लाइफ। तो ये जो फादर है इसको जो है तुम्हारा हीमोफिलिक होना चाहिए, और वो जो है मतलब इतना ज़िंदा नहीं रह पाते हैं हीमोफीलिया वाले, तो इस वजह से मुश्किल ही होता है कि फ़ीमेल जो है हीमोफिलिक मिले। तो क्वीन विक्टोरिया की फैमिली में भी ये जो है प्रॉब्लम देखी जाती है। क्वीन विक्टोरिया जो थी, सो द नंबर ऑफ हीमोफिलिक डिसेंडेंट एज शी वाज द कैरियर ऑफ द डिजीज़, तो ये वो खुद कैरियर थी हीमोफीलिया की डिजीज़ की। तो इसमें देखो क्वेश्चंस बहुत अच्छे बनते हैं, मतलब ठीक ठाक बनते हैं क्वेश्चंस इसमें। तो इसमें क्वेश्चन कैन बी मेड के अगर कैरियर मदर कैरियर है, ठीक है, मदर कैरियर है और फादर भी कैरियर है, तो क्या होगा, मेल के क्या चांसेस हैं डिजीज़ होने के। तो देखो फादर से जो है वाई जाता है, ठीक है, तो मेल में तो बस एक एक्स क्रोमोसोम से भी डिजीज़ हो जाता है। इस वजह से जो देखा जाता है कि मेल में ज़्यादा होता है डिजीज़ एज़ कम्पेयर टू फीमेल। यही कलर ब्लाइंडनेस में भी यही वाला इतना फंडा लगता है। तो अगर फीमेल अगर फादर में भी डिजीज़ है और मदर कैरियर है, तो फादर अपना जो एक्स देगा, फादर अपना वाई देगा लड़के को, तो फादर तो खाली वाई देगा अपने लड़के को, तो फादर नहीं देगा, ठीक है। मदर से जो है एक क्रोमोसोम आएगा। अगर एक्स सी वो वाला आता है जो है रेसेसिव वाला, तो बंदे को मतलब लड़के को 50% मतलब कि लड़के को डिजीज़ हो जाएगा। लेकिन अगर ये वाला आता है, ठीक है, तो डिजीज़ नहीं होगा, तो 50% चांस होते हैं डिजीज़ होने के। लेकिन फीमेल में क्या होता है कि फादर की तरफ से एक एक्स ही आएगा, तो ये तो पक्का है कि एक एक्स ही तो आएगा ही आएगा। लेकिन मदर की तरफ से डिपेंड करता है कि कौन सा वाला आता है। तो यहाँ पे भी फीमेल जो होती है, यहाँ पे भी फीमेल के भी 50% चांस होते हैं डिजीज़ होने के। तो 50% ऑफ द डॉटर डिजीज्ड मिलेंगी यहाँ पे, और यहाँ पे 50% लड़के। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है, मदर कैरियर है और फादर नॉर्मल है, तो इसमें मेल जो होगा, मेल को तो वाई जाएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मदर जो है कैरियर है, तो इसमें 50% चांस है डिजीज़ के। लेकिन फीमेल में यहाँ पे क्या है कि फादर से एक एक्स जाएगा, जो कि एक एक्स फादर से ही आना है, तो ये नॉर्मल होगा एक्सेस में, और एक एक्स यहाँ से आएगा। तो अगर यहाँ पे एक्स सी ये वाला भी आ जाए, तो ये सिर्फ कैरियर बनेगी, तो 50% कैरियर होंगे यहाँ पे। लेकिन डिजीज जो होगी, फीमेल डिजीज कितनी होगी यहाँ पे, फीमेल डिजीज 0%, ठीक है। तो ये दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसमें, बाकी अपने हिसाब से कॉम्बिनेशन बना लेना और कुछ बने तो। अब है तो हीमोफीलिया के ये फैक्ट्स हो गए, और ये इसका इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। अब करते हैं सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, पहले तो चीज़ है ये ऑटोसोमल लिंक रेसेसिव डिजीज़ होता है, ठीक है। और द डिजीज़ इज़ कंट्रोल बाय द सिंगल पेयर ऑफ एलील HBA और HBS, ठीक है। तो आउट ऑफ द 3 पॉसिबल जीनोटाइप्स ओनली द होमोजाइगस HBS से ही ये डिजीज़ बनता है। तो ये यहाँ पे जो होता है, ये HBA जो होता है नॉर्मल डिजीज़ होता है, HBS जो होता है यहाँ पे डिजीज़ या फिर रेसेसिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे HBA जब बनता है ये नॉर्मल होता है, HBA बनता है ये कैरियर होता है, और HBS बनता है तो ये डिजीज़ होता है, ठीक है। और ये ऑटोसोमल लिंक्ड रेसेसिव है, तो इसमें कोई एक्स क्रोमोसोम्स का चक्कर नहीं है, सेक्स वगैरह का जेंडर का कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन आता है कि तुम्हारा क्या कॉम्बिनेशन बनता है जिससे कि डिजीज़ कैरियर या फिर नॉर्मल होता है, ठीक है। उसके बाद में ये बता दिया मैंने, तो इसमें से भी तुम बना सकते हो कि 50% चांसेस ऑफ द डिजीज़, 50% चांसेस ऑफ द कैरियर। लेकिन यहाँ पे मेल फीमेल का कोई चक्कर नहीं होगा कि लड़का लड़की में
ज़्यादा होगा। यहाँ पे सीधे-सीधे प्रोजेनी की बात हो रही होगी, जितने बच्चे होंगे उसमें परसेंटेज देखी जाएगी। अब यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे ना बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन में बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन में 6th पोजीशन पे ग्लू जो है वो चेंज हो जाता है वेलिन से, ठीक है। इस सिंगल बेस के चेंज होने की वजह से यहाँ पे सिंगल सेल एनीमिया होता है और इसको पॉइंट म्यूटेशन बोलते हैं, ठीक है। ग्लू जो है, ग्लू की जगह क्या आ जाता है, वेल आ जाता है, ठीक है। और ये नॉर्मल है एच बी ए जीन, एमआरएनए, ये एमआरएनए वाला पार्ट है, जी ए जी आटा ताऊ करके मैं याद रखता था पहले इसको। तो अगर ये आता है इसमें तो इसका डायग्राम भी इम्पोर्टेंट है और ये मैंने बता दिया। तो इसको रीड कर लेना, ग्लू by the valine 6 position beta globin the single base substitute and the 6 codon the beta globin gene for the GAG to GAG। ये सब इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। अब ये यहाँ पे फिनाइल कैटेनेरिया आ गया जिसके बारे में हमें पहले पढ़ना था, ठीक है। तो फिनाइल कैटेनेरिया आ गया, फिनाइल कैटेनेरिया है तो थोड़ा सा मैं कम वो कर लेता हूँ। फिनाइल कैटेनेरिया थोड़ा सा ऊपर कर लो यार। तो फिनाइल कैटेनेरिया इनबॉर्न एरर ऑफ द मेटाबॉलिज्म इन ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है। सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए फिनाइल कैटेनेरिया है क्या, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है, ठीक है। और ये क्या होता है, द अफेक्टेड इंडिविजुअल लैक एन एंजाइम टू कन्वर्ट द अमीनो एसिड फिनाइलएलानाइन टू टायरोसिन। तो लैक एन एंजाइम, तो ये इनके पास एंजाइम की कमी होती है जिससे ये फिनाइलएलानाइन को टायरोसिन में कन्वर्ट करती है जो एंजाइम, द रिजल्ट ऑफ फिनाइलएलानाइन एक्यूमुलेट कन्वर्टेड होता है। तो ये ब्रेन के अंदर एक्यूमुलेट होने लगता है और उसकी वजह से क्या होता है, मेंटल रिटार्डेशन होता है और ये यूरिन के थ्रू भी एक्सक्रीट होता है क्योंकि इसकी एब्जॉर्प्शन अच्छी नहीं होती है किडनी के अंदर, पूरा एब्जॉर्प्शन ऑफ द किडनी, ठीक है। तो ये है फिनाइलकेटोनुरिया का। अब थैलेसीमिया में चलते हैं। थैलेसीमिया भी ऑटोसोमल लिंक्ड रेसेसिव डिजीज़ है। सिर्फ एक मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी जो है वो ऑटोसोमल लिंक्ड डोमिनेंट डिजीज़ है, बाकी सब रेसेसिव डिजीज़ है, ठीक है। तो ये तो हो गया थैलेसीमिया का। थैलेसीमिया ऑटोसोमल लिंक्ड रेसेसिव ब्लड डिजीज़ होता है, ट्रांसमिटेड फ्रॉम द पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग व्हेन बोथ द पार्टनर्स आर अनइफेक्टेड कैरियर फॉर द जीन और हेटेरोटाइप। तो यहाँ पे ये AR है बेटा, और इसमें जो है ये भी AR है, इसको भी पढ़ लेना। द डिफेक्ट कुड बी ड्यू टू द आइदर म्यूटेशन ऑफ द डिलीशन विच अल्टीमेटली रिजल्ट इन द रिड्यूस्ड रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ द वन ऑफ द ग्लोबिन चेन अल्फा और बीटा, ठीक है। ये AR है। इसमें दूसरा AR है डिलीशन, तो डिलीशन ऑफ वन और मोर ऑफ द फोर जीन, द मोर जीन इफेक्टेड द लेस अल्फा ग्लोबिन मॉलिक्यूल प्रोड्यूस वाइल बीटा थैलेसीमिया, ठीक है। ये मत करना, बस इतना ही बहुत है, इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इसमें। तो ये है थैलेसीमिया के बारे में। अब थैलेसीमिया में जो होता है, दो टाइप के थैलेसीमिया होता है, एक होता है अल्फा थैलेसीमिया और एक होता है बीटा थैलेसीमिया। अल्फा थैलेसीमिया जो होता है दो जीन्स की वजह से होता है, HbA1 और HbA2। ये कहाँ लोकेटेड होते हैं, ये लोकेटेड होते हैं 16 क्रोमोसोम पे, और ये पॉलीजेनिक का एग्जाम्पल हो गया। और इसका पोटेंशियल कॉम्बिनेशन जो होता है रिकॉम्बिनेंट से ज़्यादा बनता है, पेरेंटल कॉम्बिनेशन जो होता है रिकॉम्बिनेंट से ज़्यादा बन रहा है, क्लोजली लिंक्ड होते हैं ये, ठीक है। ये दे रखा है, ये क्लोजली लिंक्ड दे रखा है ना इसमें एनसीईआरटी में, कि ये दो जीन जो होते हैं इसके अल्फा थैलेसीमिया जिसकी वजह से होता है वो क्लोजली लिंक्ड होते हैं। तो ये इस वजह से जो है इसमें पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज़्यादा बनेगा। हो सकता है क्वेश्चंस पूछने के किस अल्फा थैलेसीमिया या बीटा थैलेसीमिया में किसका पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज़्यादा बनेगा, तो अल्फा थैलेसीमिया का बनेगा, ठीक है। और इसमें अल्फा ग्लोबिन चेन जो है वो कम बनती है इसकी वजह से, और ये डिलीशन या म्यूटेशन की वजह से होता है। अब है बीटा थैलेसीमिया। बीटा थैलेसीमिया में क्या होता है, ये एक जीन रिस्पॉन्सिबल होता है इसमें HBB, और इसमें HbA1 और HbA2 होता है, ठीक है। तो इसमें HBB होता है, ये 11th क्रोमोसोम पे लोकेटेड होता है जीन, और बीटा ग्लोबिन चेन यहाँ पे इफेक्ट होती है डिलीशन या फिर म्यूटेशन की वजह से होता है। अब देखो थैलेसीमिया जो है ना एक क्वांटिटी प्रॉब्लम है, मतलब कम बीटा ग्लोबिन चेन बनती है हेमोग्लोबिन की।
तो इस वजह से कम हीमोग्लोबिन बनता है। लेकिन सिकल सेल एनीमिया जो होता है ना, वो क्वालिटेटिव प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे सिकल सेल एनीमिया में जो है आरबीसी जो होती है वो बाइकॉनकेव डिस्क शेप की हो जाती है, इलॉन्गेटेड सिकल लाइक हो जाती है। ठीक है, तो इस वजह से ये सिकल सेल एनीमिया जो है क्वालिटेटिव प्रॉब्लम हो गई, और थैलेसीमिया इज अ क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम। अब दूसरे टाइप के डिसऑर्डर्स होते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जो होते हैं, ये होते हैं ड्यू टू द फेलियर ऑफ द सेग्रीगेशन ऑफ द क्रोमेटिड ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, रिजल्ट इन द गेन और लॉस ऑफ द क्रोमोसोम, एनिप्लॉइडी, डाउन सिंड्रोम, 21 क्रोमोसोम, टर्नर, मतलब डाउन। इसमें क्या होता है कि जब ये सेल डिवीजन हो रहा होता है, वहाँ पे गेन और लॉस ऑफ द क्रोमोसोम में वहाँ पे सेग्रीगेट नहीं हो पाते सही तरीके से क्रोमेटिड, उसकी वजह से एनिप्लॉइडी हो जाती है। फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर द टेलोफेज स्टेज ऑफ द सेल डिवीजन रिजल्ट इन इंक्रीज ऑफ होल सेप्ट ऑफ क्रोमोसोम, जिसको हम पॉलीप्लॉइडी बोलते हैं। पॉलीप्लॉइडी जो है अक्सर देखी जाती है प्लांट्स में। ठीक है, ये सब रीड कर लेना, लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है कि यहाँ पे कौन से टाइप के वो होते हैं, ये भी पढ़ लेना। इंडिविजुअल में लैक वन और मोर और एनी वन ऑफ द पेयर ऑफ द क्रोमोसोम, दिस सिचुएशन इज नोन एज द ट्राइसोमी और मोनोसोमी क्रोमोसोम्स रिस्पेक्टिवली। स्टेटमेंट वाइज आ सकता है ये, तो पढ़ लेना इसको भी। अब है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में देखो क्या होता है। डाउन सिंड्रोम में जो होता है 21 ट्राइसोमी देखी जाती है। ऑटोसोमल क्रोमोसोम में होता है ये एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, 21 का एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है। और क्लाइनफिल्टर में भी एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है, एक्स एक्स वाई आ जाता है। और टर्नर में क्या होता है, एक्सो एक जो होता है, एक जो होता है फीमेल के अंदर एक एक्स क्रोमोसोम कम होता है। ठीक है, तो और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है क्लाइनफिल्टर में। तो डाउन सिंड्रोम कॉज ड्यू टू जेनेटिक, मैं सिर्फ इसमें हाईलाइटेड पढ़ूंगा। डाउन सिंड्रोम एडिशनल कॉपी ऑफ द क्रोमोसोम नंबर 21 ट्राइसोमी 21। लैंगडाउन डाउन ने ये 1866 में डिस्क्राइब किया था। शॉर्ट्स, इसमें क्या होता है, ये बच्चे का जो होता है शॉर्ट स्टैचर होता है, शॉर्ट स्टैचर होता है, स्मॉल राउंड हेड, फरोड, टंग एंड पार्शियली ओपन माउथ होता है। पाल्म जो होता है इसका ब्रॉड होता है। और साइकोमोटर मेंटल रिटार्डेशन डेवलपमेंट सही से नहीं होती है बच्चे की। ये देखो इस तरीके से होता है, ब्रॉड फ्लैट फेस होता है, बिग एंड रिंकल टंग होती है, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ होता है इसको, और फ्लैट बैक ऑफ हेड होता है, मैनी लूप्स इन द फिंगर टिप्स, पाल्म क्रीज। तो ये सब इसके वो है। फिर है क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, एडिशनल कॉपी ऑफ द एक्स क्रोमोसोम रिजल्टिंग इन द कैरियोटाइप 47। तो एक्स मतलब ये मेल के अंदर होता है, मेल में ना ये एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ जाता है, उसकी वजह से होता है, जिसकी वजह से इसमें डेवलपमेंट ओवरऑल तो मस्कुलिन डेवलपमेंट होती है, लेकिन ये यहाँ पे फेमाइन डेवलपमेंट भी हो जाती है, जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट गाइनोकोमेस्टिया हो जाता है। ठीक है, ये जो होते हैं स्टेराइल होते हैं। अब है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम होता है ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ वन क्रोमोसोम। कुछ फीमेल जो होती हैं जिनके अंदर एक्स क्रोमोसोम नहीं होता है, उसमें 45 क्रोमोसोम हो जाते हैं ये, और एक एक्स क्रोमोसोम की कमी की वजह से। ठीक है, ये भी स्टेराइल होती हैं, और इसमें जो होती है ओवरीज जो होती है रुडिमेंट्री होती हैं, मतलब कि यूज़फुल नहीं होती हैं, और इनके अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी सही से डेवलप नहीं होते। ठीक है, तो यही था इसमें, ये टर्नर का एग्जांपल है क्लाइनफिल्टर का, और ये तुम्हारा डाउन सिंड्रोम। ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। मिलते हैं अगले चैप्टर।